गुड मॉर्निंग, जय हिंद एंड नमस्कार। मैं शशांक आपके लिए लेकर आया हूँ 18th ऑफ मई के करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम लोग डेली बेसिस पर न्यू टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं। आज देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे न्यू टॉपिक्स आए हुए हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि बीच में 2-3 दिन का करंट अफेयर्स नहीं आया है, गैप हो गया है। सो डोंट वरी अबाउट इट। संडे को हम लोग प्रीवियस जितना भी वीडियो है वो सब हम लोग कवर करके आपके लिए ले आएंगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं, हम लोग का आज का फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिलिनियल मेघालय। मैट्रिलिनियल मेघालय, ठीक है। इसमें क्या है, पहली बात कि टॉपिक आपका लिंक होता है जीएस पेपर 2 से, विच इज योर इंडियन पॉलिटी, और इसको हम लोग जीएस पेपर 1 में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का टॉपिक और इंडियन पॉलिटी का टॉपिक भी यहां से निकल के आ जाता है। देखते हैं न्यूज क्या आ रही है, ठीक है। सबसे पहले खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, जो ये काउंसिल है विच इज नोन एज KHADC, खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसने ऑर्डर किया है नॉट टू इश्यू एंड scheduled tribe certificate to any Khasi person who adopts their father's surname as it against the traditional customs। मतलब कि जो खासी लोग हैं उनका जो ट्रेडिशनल कस्टम्स है कि उन लोगों को अपने नाम के लास्ट में अपने फादर का सरनेम नहीं यूज करना है, ठीक है। ये कहाँ लिखा गया है? ये लिखा गया है जो खासी जो ट्रेडिशन है उसके अंदर ये चीज मेंशन की गई है। नाउ अगर कोई ऐसा करता है तो उसको स्केड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। यहां से हम लोग न्यूज में अगर देखें, न्यूज से हम लोग के लिए एक टॉपिक तो निकल के आ गया जो कि श्योर है। वो क्या चीज है कि खासी कल्चर में क्या होता है कि जो मदर्स का सरनेम होता है वो यूज होता है, ठीक है। मदर्स सरनेम इज यूज्ड in Khasi administration, in Khasi tradition and in Khasi culture, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ मैं अगर बात करूं कि इस न्यूज से क्या आ रहा है, इस न्यूज से ये समझ में आ रहा है कि ऐसे लोगों को स्केड्यूल ट्राइब के सर्टिफिकेट में ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो खासी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो खासी कल्चर है उसमें क्या क्या होता है। अगर मैं बात करूं फैमिली लीनिएज की, अबाउट फैमिली लीनिएज, प्रॉपर्टी एंड क्लैन, इसमें जो मेंबरशिप पास होती है ना गाइस, पास होती है वो मदर टू डॉटर से पास होती है। हम लोग देखते हैं आजकल, मतलब नॉर्मली अगर मैं बात करूं अपने इंडियन सोसाइटी की, यहाँ पे क्या होता है कि जो फादर का जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होता है वो सन को जाता है। बट ये जो खासी ट्राइब है इसके जो कल्चर है इसमें ये कहा गया है कि जो मदर है उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, ओके, वो डॉटर को जाएगी। ये खासी कल्चर में दिया गया है, ओके। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो यंगेस्ट डॉटर है, जो सबसे छोटी बेटी होगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं खातदू, ये इनके लोकल टर्म में इनको बोलते होंगे खातदू, ओके, ऑफ द फैमिली इज एंट्रस्टेड द फुल शेयर। मतलब कि जो छोटी बेटी होगी उसको सबसे ज्यादा शेयर मिलेगा किसी भी प्रॉपर्टी का। यहां से आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ गया। आप लोग को स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू दी खासी ट्राइब एंड कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से ये 2 उसमें ऑप्शन भी रहेंगे, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, ये दोनों स्टेटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अबाउट ट्राइब्स एंड इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। नाउ अगर मैं मेघालय की बात करूं, मेघालय में क्या होता है कि वहां पे बेसिकली 3 ट्राइब्स बहुत ही फेमस हैं। कौन कौन सी? खासी, जंतियाज एंड गारो। और ये 3 जो हैं ये हिल्स के भी नाम है वहां पे, ठीक है। जो माउंटेनियस हिल्स है ना, वहां पे जो खासी, जंतिया, गारोज हैं, ये हिल्स के भी नाम है मेघालय में। उन्हीं के नाम पर जो ट्राइब्स है ये पड़े हैं।
नाउ अगर बात करूं तो दीज ट्राइब्स प्रैक्टिस अ मैट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि जो मदर टू डॉटर में जो ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी, वो ये ट्राइब्स भी फॉलो करते हैं। ओके, सो सिर्फ खासीज ही नहीं करते हैं, जंतियाज भी करते हैं एंड गारोज भी करते हैं। सो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, स्टेटमेंट आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डज नॉट, ठीक है, डज नॉट फॉलो द मैट्रिलिनियल प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। सो इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये सारे सही हैं। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द मैट्रिलिनियल सिस्टम, सो none of the above, because these all follow the matrilineal system। ठीक है, नाउ अगर बात करूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारा जो खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जिसको KHDADC भी कहा जाता है। अगर इसके बारे में बात करूं, सो ये 6 शेड्यूल, जो 6 शेड्यूल है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये चीज मेंशन किया हुआ है। ठीक है, द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, इन सबका जिक्र कहाँ किया गया हुआ है, इन योर 6th शेड्यूल। ठीक है, सो चौथी इंपॉर्टेंट चीज, इन विच शेड्यूल द tribes are mentioned in the Indian Constitution, so it is your 6th schedule। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। For administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। ठीक है, safeguard the rights of the tribal population in these states, मतलब कि ये जितने भी states हैं, जो कि 7 sister states हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें जितने भी tribes हैं, इनकी ट्राइबल पॉपुलेशन को वो सारे राइट्स दिए जाते हैं एज पर दी KHADC, जो कि आपका एक 6 शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? नाउ क्लियर है, सो जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं बस इसको रब कर देता हूं, फिर आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, those who are watching this video, make sure that you are hitting a like button and you are commenting as well, because if you will comment and share, then we will get to know कि हमारे वीडियोस पे कितने सारे बच्चे देखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, now take a screenshot, then we'll move ahead। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0। ये हमारी GS3 से लिंक है ये टॉपिक। ठीक है, न्यूज क्या आ रही है, फर्स्ट वी विल लुक फॉर द न्यूज, देन विल गो फॉर द कंटेंट। ठीक है, सो न्यूज आ रही है कि जो कैबिनेट गवर्नमेंट है, उसने अप्रूव किया है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव को। ये स्कीम है 2.0 स्कीम, जो कि IT से लिंक ये स्कीम है, एंड हार्डवेयर विथ अ बजटरी आउटले ऑफ 17,000 करोड़। सो 17,000 करोड़ रुपए इस पे इन्वेस्ट हुए हैं। ठीक है, और ये क्या चीज है, दिस इज योर बेसिकली एन IT हार्डवेयर स्कीम 2.0। ठीक है, नाउ इसमें क्या क्या होता है कि जितने भी IT के जितने भी हार्डवेयर्स हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ। ओके, सो जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो अब से इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जाएगी, और जो लोग इसको कोशिश करने में सक्षम रहेंगे उनको PLI स्कीम 2.0 के तहत उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। ओके, और इस स्कीम में 17,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हुई है। नाउ मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि इंडिया में होती है, ठीक है,
इसने कंसिस्टेंट ग्रोथ देखा है गाइस। मतलब कि मैं अगर बात करूं पिछले 8 सालों में, सो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है 17% का पर ईयर। सो 17% का पर ईयर के रेट पे हम लोग को इसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ सकता है कि एज पर द गिवन स्टेटमेंट मार्क ट्रू और फॉल्स। सो स्टेटमेंट दिया रहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हैज विटनेस्ड अ कंसिस्टेंट ग्रोथ, ट्रू और फॉल्स। सो इट इज ट्रू। ठीक है, नाउ मैं अगर बात करूं पीएलआई स्कीम 2.0 की, जो कि एक आईटी हार्डवेयर स्कीम है। ठीक है, ये कवर करती है क्या क्या, लैपटॉप को, टैबलेट्स को, एंड ऑल इन वन पीसी, सर्वर्स एंड योर अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म ऑफ फैक्टर डिवाइसेस। जितने भी आपके गैजेट्स हैं, ठीक है, आपका माइक्रोफोन हो गया, लैपी हो गया, फिर क्या बोलते हैं प्रोजेक्टर्स हो गए, पीसीज हो गए, ये सब आपके इसमें आईटी हार्डवेयर में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए मेन मोटिव क्या है, इंडिया क्यों ये स्कीम लेके आ रही है, क्योंकि इट विल सिंपली increase the Indian manufacturing hub। क्या मतलब हुआ कि जितना ज्यादा हम लोग अपने इंडिया में प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा हम लोग बाहर की कंट्री पे डिपेंड कम रहेंगे। मतलब कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होगा और जो इंपोर्ट है वो कम होगा। जब भी ऐसी कभी कंडीशन आ जाती है जहां पे कि आपका एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो, वहां पे कंट्री टूवर्ड्स ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है, क्या मतलब हुआ मेरा, मतलब ये हुआ कि हर एक कंट्री का अपना एक ट्रेड होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी एक कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, मतलब कि वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। वहीं पे अगर मैं कंट्री बी की बात करूँ, वहाँ पे आपका इंपोर्ट तो कम है लेकिन आपका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। सो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका ट्रेड सरप्लस हो रहा है। आपका ट्रेड सरप्लस हो रहा है मतलब कि ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि जो एक्सपोर्ट है वो कोई भी जैसे कि बी कंट्री की बात करूं, सो बी कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है। मतलब कि बी की जो डिपेंडेंसी है और कंट्रीज पर वो बहुत ज़्यादा कम है एज कंपेयर टू कंट्री ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑलराइट, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर वी विल मूव अहेड। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, मतलब कि जो रूरल एरियाज हैं, ठीक है, वहां पे फाइनेंस की बात की जा रही है, मतलब कि वहां पे बैंकिंग सिस्टम की बात की जा रही है। कैसे जो हमारे इंडिया का जो रूरल एरिया है उनको हम लोग कैसे एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लेकर आ सकते हैं ताकि इन सब एरिया का भी ग्रोथ हो सके। ठीक है, देखते हैं नीड क्या है। सबसे पहले तो नीड की बात करते हैं हम लोग कि क्यों ऐसा हम चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं गाइस कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है किसी भी कंट्री का, वो एक तरह से की ड्राइवर है या फिर की इनिशिएटर है टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। हम ये चीज जानते हैं। ठीक है, नाउ अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की मैं बात करूं आप लोगों से, सो हम जानते हैं कि व्हेन इकोनॉमी विल ग्रो, सो देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ पॉवर्टी एंड देयर वुड बी मोर चांसेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई फाइनेंशियल इंक्लूजन शुड बी देयर। मतलब कि किसी भी रूरल इंडिया में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखते हैं, ये तो आपकी हो गई बात इकोनॉमिक ग्रोथ की। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट पर्पज से, तो फिर एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंस कैन बूस्ट जॉब क्रिएशन, मतलब कि यहां पे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, और
It will reduce the vulnerability to economic and climate shocks and increase investments in human capital. मतलब कि जब ह्यूमन कैपिटल पे जब इन्वेस्ट होगा, ठीक है, वंस देयर इज अ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, सो इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि एज वी नो दैट वी ह्यूमंस आर एसेट्स, ठीक है, वी ह्यूमंस आर एसेट्स, हम लोग एक तरह से एसेट्स हैं, subject to if this human is given proper education and skill. अगर ये दोनों चीजें हैं, ठीक है, इस ह्यूमन के पास, तो ही जाके ये ह्यूमन एक तरह से एसेट डिफाइन होगा. ओके, इतना क्लियर है? ठीक है. सो यहां पे यही चीज की बात की गई है. नाउ एट अ मैक्रो लेवल, मतलब कि बड़े लेवल पे, इट कैन सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिव सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑल. मतलब कि बड़े लेवल पर ये एक तरह से सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अंजाम दे सकता है. ठीक है. नाउ मैं अगर बात करूं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, सो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका आता है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जितने भी आपके SCBs होते हैं, ठीक है, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे. जैसे कि रीजनल रूरल बैंक्स हो गया आपका, इवन आपका जो नबार्ड होता है ना, NABARD, ये भी इसमें आता है आपका. ठीक है. पेमेंट बैंक्स हो गया आपका, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए आपके, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जैसे कि बैंक मित्रस हो गए, ठीक है, एंड योर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. सो ये सारे मिला के आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म करते हैं. और न्यूज़ यही आ रही है कि जो रूरल इंडिया है वहाँ पे इन सारे इंस्टीट्यूशंस को लेके आ जाए, ताकि एक तरह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडिया की हो सके. जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. एक मिनट, लेट मी जस्ट इरेज दिस. ठीक है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग. नाउ लाइबर बोल लो चाहे लिबोर बोल लो, बात एक ही है. क्या मतलब होता है इसका? सो टॉपिक पे जाने से पहले, क्योंकि आप लोग को ऐसे इसको समझ में नहीं आएगा कि न्यूज़ क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू ब्रीफ अबाउट इट. सो टॉपिक से जाने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू कि टॉपिक में है क्या. ठीक है. जैसे कि अगर मैं बात करूं A, ठीक है, और यहां पे है B. ये बैंक है, बैंक A, और ये है बैंक B. ठीक है. अब आप लोग जानते हैं गाइस कि जितना भी बैंकिंग सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, सो पूरा बैंकिंग सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है ये कितने कंज्यूमर्स या कितने इसमें लोग आकर अपना अपना लोन लेते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जब कोई भी बैंक जब लोन देता है, ठीक है, लोन देगा, और जब इसको लोन वो रीपे होगा, सो कुछ इंटरेस्ट के साथ रीपे होगा. ठीक है. सो ये जो इंटरेस्ट है ना, ये बैंक की अर्निंग होती है, ये बैंक की अर्निंग होती है, ये सबको मालूम है. ठीक है. अब मैं अगर बात करूं, जैसे कि बैंक ए है, लेट सपोज कि बैंक ए ने किसी पर्सन 1 को लोन दिया. ठीक है. लोन दिया, मान लेते हैं 1 CR का. ठीक है. 1 करोड़ का लोन दिया पर्सन 1 को. नाउ अब बैंक ये देख रहा है कि इसके पास कुछ जो रिजर्व्स है ना, इसके पास कुछ जो अपने रिजर्व्स हैं वो कम हो गए हैं. सो क्या होगा, बैंक ए जो है वो बोलेगा बैंक बी से कि भाई बैंक बी एक काम कर कि तू मेरे को ना थोड़ा सा लोन दे दे. ठीक है. और ये जो लोन लेगा ना बैंक, सो बैंक टू बैंक जो लोन होता है ये एक एक्सचेंज रेट पर काम करता है, और ये जो एक्सचेंज रेट है ये होता है आपका LIBOR. अब ये क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है.
ऑलराइट, देखते हैं कि ये जो LIBOR है ये क्या चीज है. लेट्स सी. सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज इशूड, क्या इशू किया है देखते हैं, कि बैंक एंड अदर RBI regulated entities to step back completely from the London interbank based system. ठीक है. सो एक तरह का ये सिस्टम है, एक तरह का ये इंस्टीट्यूशन है जो कि एक तरह से एक्सचेंज रेट को डिफाइन करता है. डिफाइंस एक्सचेंज रेट. कहने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि दो बैंक्स के बीच में किस इंटरेस्ट रेट पर जो मनी है वो ट्रांसफर होगा, वो एक्सचेंज रेट डिफाइन करता है LIBOR. ओके. नाउ मैं अगर बात करूं 5 करेंसीज की, सो यहां पे इंक्लूड है US डॉलर, द यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन एंड स्विस फ्रैंक, एंड सर्व्स 7 डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ LIBOR. आपके सामने 3-4 यहाँ पे करेंसीज दी होंगी, उसमें से एक रॉन्ग होगा. सो मेक श्योर कि दिस हैज US डॉलर, द यूरो, द ब्रिटिश पाउंड, द जापानीज येन एंड द स्विस फ्रैंक. ठीक है, ये सारे इसमें करेंसीज इंक्लूड होते हैं. नाउ जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जुलाई 1 से जो LIBOR है वो चेंज होने वाला है. ठीक है. सो LIBOR क्या चीज है, इट इज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट. ये एक तरह से इंटरेस्ट रेट का बेंचमार्क है जहां पे कि मेजर ग्लोबल बैंक्स, जो बड़े बड़े बैंक हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल JP मॉर्गन चेज हो गया, ठीक है, फिर आपके बड़े बड़े बैंक्स हो गए. सो सारे इसमें क्या होते हैं कि जब ये एक दूसरे बैंक को लोन देते हैं, जब ये लेंड करते हैं मनी को, सो उसमें एक इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट आ जाता है फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स. ठीक है. और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है कि कितने इंटरेस्ट रेट पे इसको लोन दिया जाएगा किसी बैंक को, वो करता है डिसाइड LIBOR. ठीक है. नाउ अगर बात करूं इन शॉर्ट टर्म लोन्स की, सो इट सर्व्स शॉर्ट टर्म लोन्स विथ अ मैच्योरिटी फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर. ठीक है, फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर. सो ये इसका टाइम फ्रेम है, ये भी इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि 10 साल तक दे ही रहे हैं पैसा, है ना. ठीक है, ओवरनाइट टू 1 ईयर. नेक्स्ट देखते हैं. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ बेसिस फॉर कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट. डज LIBOR includes corporate and government bonds or not? So true. It also includes mortgage, student loans, credit cards, and derivatives and other financial products. So ये सिर्फ करेंसीज में ही नहीं बल्कि डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक है, जो भी आपकी इक्विटीज हो गई, जितने भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, इन सब में ये जो LIBOR है ये सब इसमें डील करता है. मतलब कि मैं अगर बात करूं इंटरेस्ट रेट की, सो डेरिवेटिव्स में हो गया, आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, सो इन सब में जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो भी डिसाइड कौन करता है, LIBOR करता है. ठीक है. एंड दिस इज ए लंडन बेस्ड इनिशिएटिव और अ लंडन बेस्ड इंस्टीट्यूशन. नाउ सो ये था अबाउट LIBOR. जल्दी से आप लोगों के पास को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, आप लोगों को जैसे कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, सो नीचे ना कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप लोग इसको मतलब पूछ सकते हैं एक बार को कि इसका क्या मतलब हुआ या कैसे हुआ. ठीक है. जितना आप लोग डाउट पूछेंगे उतना आपका डाउट क्लियर भी होगा. ओके. सो मेक श्योर कि हम लोग कमेंट सेक्शन को यूज़ कर रहे हैं. टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, ये जो टॉपिक है ये आपका GS3 से लिंक है, जो कि इकोनॉमी है. इकोनॉमी. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं.
हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी ये जो है ये आपका लिंक हो रहा है GS3 साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। देखते हैं क्या होता है। सो हिस्टेरेक्टोमी इज अ पार्शियल और टोटल सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस, सिंपल टर्म्स में, ठीक है। पार्शियल और टोटल सर्जिकल जब रिमूव होता है यूट्रस का, सो उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ सर्विक्स, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स एंड अदर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मतलब कि इसमें सिर्फ यूट्रस ही नहीं बल्कि और भी इसमें, जैसे कि सर्विक्स हो गया, ओवरीज हो गया, फैलोपियन ट्यूब्स हो गया, और भी अदर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इसमें रिमूव होते हैं। सो आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया जा सकता है कि व्हाट इज हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। सो यू शुड नो दिस टर्म। नाउ मैं अगर बात करूं पार्शियल हिस्टेरेक्टोमिक्स की, सो दिस अलाउ फॉर हार्मोन रेगुलेशन। So does it involves hormone regulation? So yes, it does. ठीक है, while total hysterectomies do not. So जो partial hysterectomies है वो allow करते हैं hormone regulation को, but जो total वाले होते हैं वो नहीं करते हैं, ठीक है। Take a screenshot, फिर हम आगे बढ़ते हैं। All right, let's move ahead. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा GS पेपर 2 से, विच इज इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी देखते हैं जो 2 जजमेंट्स हैं एंड द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सो बेसिकली ये आपका द हिंदू का जो एडिटोरियल है उसमें ये टॉपिक आया था 18 मई का। अब टॉपिक तो आया है, अब मैं आपके लिए इसमें से कंटेंट लेके आऊं। देखिए एग्जाम में आप लोग हर चीज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल न्यूज होती है हमको उन्हें फिल्टर आउट करके लिखना पड़ता है। सो ये आपका मेन कंटेंट निकल के आता है। देखिए क्या है ये। सो जो दिल्ली जजमेंट है, ठीक है, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, ये बात सबको पता है। नाउ with a legislature and the demarcation of powers is spelled out in the article 239AA। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है अपनी चैनल पर about 239AA and 239AB। सो ये जो 2 आर्टिकल्स है ना, मैंने इस दोनों आर्टिकल्स पे जिक्र किया हुआ है। सो आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं वो वीडियो, ठीक है। नाउ मैं अगर बात करूं कि जो डिमार्केशंस ऑफ पावर हैं, जितनी भी पावर हैं, जितनी भी डिमार्केशंस है पावर की इन द दिल्ली रीजन, ठीक है, ये सब पावर्स कहां लिखी गई हैं? इन द आर्टिकल 239AA। सो अगर मैं कहूं कि दिल्ली हैज इट्स लेजिस्लेटिव पावर्स फ्रॉम वेयर, सो इट हैज द पावर फ्रॉम आर्टिकल 239AA, जहां पे कि ये डिमार्केशंस ऑफ पावर को डिफाइन करता है, ठीक है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया stated that parliamentary democracy is applied and the government is accountable to the people। पहली चीज, we have parliamentary type of democracy, पहली चीज। दूसरी चीज ये निकल के आती है कि जो गवर्नमेंट है that is accountable to the people। तीसरी चीज ये निकल के आती है कि जो आपका दिल्ली रीजन है इसको पावर मिलती है कहां से? फ्रॉम द आर्टिकल 239AA, ठीक है। नाउ मैं अगर बात करूं सिविल सर्विस ऑफिसर्स की, ठीक है, जो आपके ग्रुप ए सर्विसेज में आते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, सो दीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर्स, दीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर्स एंड
द मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, आप लोग ये चेन देख रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स हैं दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, और जो लेजिस्लेचर है इज अकाउंटेबल टू द इलेक्टोरेट्स। एंड अगर इसमें से कोई भी अगर एक लिंक हट जाता है, सो जितना भी जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो कहीं ना कहीं आपकी अफेक्ट हो जाती है। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, एंड देयरफॉर द सिविल सर्विस ऑफिसर्स और द ग्रुप ए ऑफिसर्स हैज टू रिपोर्ट टू द दिल्ली कैबिनेट। क्यों? क्योंकि दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पार्लियामेंट हैज एडेड द 10th schedule to the Constitution of India in 1985, और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है? 10th schedule में आपका होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, जहां पे कि क्या होता है कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनको सस्पेंड किया जा सकता है अगर पाया जाए कि उन्होंने किसी भी दूसरे हाउस की उन्होंने मेंबरशिप ली है, तो या फिर उन्होंने अगर किसी और पार्टी में उन्होंने अपना मेंबरशिप लिया है तो। ठीक है, सो दे हैव टू बी फेथफुल एंड ट्रूथफुल टुवर्ड्स देयर ओन पार्टी। ऐसा होता है ना, कई बार हम न्यूज़ देखते हैं कि पार्टी में से ही कोई एक किसी और पार्टी में चला गया, सो वहां पे ये चीज 10th schedule में आपकी आती है। सो ऐसा नहीं हो सकता, अगर होगा सो एज पर द एंटी डिफेक्शन लॉ इन पे कार्रवाई होगी। ठीक है, सो जो पार्लियामेंट है इसने 10th schedule को ऐड किया। क्यों? ताकि एक तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आपकी स्टेबल रहे, और जब पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल रहेगी तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट है वो भी स्टेबल रहेगी, और जब गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी तो आप और हम भी स्टेबल रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मैं अगर बात करूं 10th schedule की, सो दिस इज अ एंटी डिफेक्शन एक्ट which was included in the constitution via 52nd amendment 1985. most important, as per which amendment 10th schedule was added? So as per 52nd amendment 1985, the 10th schedule was added in the constitution. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा एज पर दी एंटी डिफेक्शन लॉ, सो डिफेक्शन लॉ के तहत जो भी आपका जिस भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन होगा, सो उस डिस्क्वालिफिकेशन को कौन रिव्यू करता है? उसको रिव्यू मतलब कि कौन ऑर्डर पास करता है? सो उसका ऑर्डर पास करता है स्पीकर या फिर चेयरमैन। सो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो स्पीकर या तो चेयरमैन, स्पीकर ऑफ लोकसभा या तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो डिसीजन है ना इन लोगों का, ठीक है, ये जुडिशियल रिव्यू में आता है, मतलब कि इसकी जो सुनवाई है वो कोर्ट में हो सकती है। ओके, मतलब कि जो भी डिसीजन है, जिस डिसीजन के तहत इन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, सो उस डिसीजन को हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर हाई कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, सो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द GS2। एक बार
टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो हम लोग ईडी के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली ईडी की बहुत सारी न्यूज़ आई है, ये इवन आपकी 10th में पे भी आई थी, ये आई थिंक 5th को भी आई थी मेरे ख्याल से, और ये 18th वाले में भी आ रही है। सो ईडी के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये एक तरह से क्या है, इसको पावर कहाँ से मिलती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, सो फॉर एंड सो फोर्थ। ठीक है, देखते हैं हम लोग। सो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन। पहली चीज, जिसका काम क्या होता है, इट हैज अ 2 स्पेशल पावर्स। इसके पास 2 स्पेशल पावर्स हैं, और इनको जो पावर्स है ये कहां से मिलते हैं, ये इनको मिलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पहला, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सो फीमा विच इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पहला, और दूसरा PMLA विच इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सो इन 2 एक्ट के तहत जो ईडी है इसको पावर डिराइव होती है। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाएं कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या थी, देखते हैं। सो इसका जो ओरिजिन हुआ था ना, ये हुआ था आपका 1 मई 1956 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। दूसरा, उस समय इसका नाम रखा गया था एनफोर्समेंट यूनिट। ठीक है, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स फॉर हैंडलिंग, क्या, फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशंस। मतलब कि जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको हैंडल करने के लिए ये संस्था आपकी बनाई गई थी। ठीक है, अंडर विच एक्ट, अंडर योर FER एक्ट। उस समय FER था, उस समय M नहीं था, उस समय ये R था, विच इज योर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1947। नाउ इन द ईयर 1957 की बात करूं, सो इसका नाम चेंज करके रख दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, और जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, दिस वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मतलब कि पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में था, अब ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में शिफ्ट हो गया है इन द ईयर 1960। सो अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि विच डिपार्टमेंट हैज द कंट्रोल ऑफ ईडी, सो इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ओके, और अंडर विच डिपार्टमेंट ईडी कम्स, इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सो मैं अगर बात करूं इसकी कॉम्पोजिशन की, सो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ये एक तरह से। ठीक है, जो कि आपका एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस एक्सेट्रा, इनके जो डेपुटेशन होते हैं, इनके लोगों को यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है। ओके, और मैं अगर इनके अदर फंक्शंस की बात करूं, सो जो इंडिया में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, ठीक है, उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं, सो वो केसेस ईडी ही डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, स्पॉन्सर केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर कंजर्वेशन ऑफ FEMA एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। सो इनके लिए भी जो चीज स्मगलिंग के अंदर आती है, ये भी आपका ईडी ही एक तरह से कंट्रोल करता है। ठीक है, नाउ स्पेशल कोर्ट्स की बात करूं अगर मैं, सो फॉर ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट in consultation with the Chief Justice of India, the Chief Justice of the High Court designates one or more sessions court as per special courts। ठीक है, सो क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि जो भी ऑफेंडर्स हैं, ठीक है, उनका जो ट्रायल होता है ना, वो ट्रायल किसके अंडर होता है, एज पर सेक्शन 4। ठीक है, और द सेंट्रल गवर्नमेंट
इन कंसल्टेशन, मतलब कि ये इससे पूछताछ भी कर सकती है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन कंसल्टेशन मतलब कि एक बार कंसल्ट करने के बाद ही, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स द कंसल्टेशन, और उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डेजिग्नेट करती है एक या एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट्स को, ठीक है। और ऐसे कोर्ट्स को हम लोग बोलते हैं PMLA कोर्ट, विच इज योर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट, ओके। नाउ कोई भी अगर अपील पास होता है किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है, एनी अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय PMLA कोर्ट can directly be filed in high court for that jurisdiction। मतलब कि अगर कोई भी ऑर्डर पास हो रहा है in the PMLA, so this PMLA court can straight away go to high court। so इसकी इतनी पावर होती है, ठीक है। so this is about your enforcement directorate। जल्दी से इसका about take a screenshot, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है GS3 से, जो कि लिंक होता है हमारा एग्रीकल्चर से। GS पेपर 3 जो कि है एग्रीकल्चर। देखते हैं न्यूज क्या आ रही है। सो जो कैबिनेट गवर्नमेंट है, कैबिनेट गिव्स अप्रूवल, क्या अप्रूवल दे दिया है भाई, फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी। सो जो सब्सिडी है फर्टिलाइजर में वो दी गई है 1.8 लाख करोड़ की फॉर खारीफ क्रॉप्स। सो जो खारीफ क्रॉप्स हैं उनमें जो अप्लाई होता है फर्टिलाइजर्स, उसके लिए जो कैबिनेट गवर्नमेंट है उन्होंने सब्सिडी प्रोवाइड करी है कितने की, 1.8 लाख करोड़ की, ठीक है। सो दिस इज द न्यूज। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स स्टडी अबाउट खरीफ क्रॉप्स एंड अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट। सो मैं अगर बात करूं फर्टिलाइजर्स की, सो जो फर्टिलाइजर्स के प्राइस है ना गाइस, वो बहुत ज्यादा हाई रहते हैं हमेशा, ड्यू टू द ग्लोबल फैक्टर्स सच एज फॉल इन प्रोडक्शन। अगर कहीं भी जो प्रोडक्शन है वो गिर गई, ठीक है, या फिर कहीं पे अगर वॉर छिड़ गई, जैसे कि अभी यूरोप में बहुत ज़्यादा अभी एग्रेशन चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। सो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो यूक्रेन है दैट इज द लीडिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ वीट प्रोडक्शन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो कंट्री वीट में इतना अच्छा ग्रो कर रही है उसको फर्टिलाइजर भी चाहिए होगा। अब वो फर्टिलाइजर यूज नहीं कर पाएगी, सो वहां पे वीट नहीं आ पाएगा, वीट नहीं आ पाएगा, सो वो जो कंट्री है वो वीट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी, वीट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी, सो क्या होगा, दे विल बी अ चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू द फूड सिक्योरिटी, ठीक है। सो मैं बात करूं अगर फॉल इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है उसमें गिराव आ जाए, या फिर जो लॉजिस्टिक्स है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कॉस्टिंग आती है उसको बोलते हैं हम लोग लॉजिस्टिक्स। सो अगर उसके प्राइस में अगर हाइक आ जाए, या फिर अगर जो फ्यूल प्राइस है, ठीक है, वो अगर हाई हो जाए, तो उससे भी जो लॉजिस्टिक्स है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। सो क्या होगा कि फर्टिलाइजर जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज होगा उसका प्राइस, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, स्पेशली ड्यू टू द यूक्रेन एंड रशिया सिचुएशन, द सेंटर एक्सपेक्ट्स दिस ईयर्स फर्टिलाइजर सब्सिडी टू क्रॉस 2.25 लाख करोड़, ओके। सो मैं अगर बात करूं फर्टिलाइजर्स की, सो वी यूज बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ओवर हियर। फर्स्ट वन बीइंग यूरिया, दूसरा DAP, DAP, which is डाईअमोनियम फॉस्फेट। इन दो फर्टिलाइजर का हम लोग यूज करते हैं, एंड विद दीज टू फर्टिलाइजर्स वी इंक्रीज आवर यील्ड, ओके। सो अगर बात करूं फर्टिलाइजर की, तो क्या होता है, दिस इज बेसिकली अ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस विच कंटेन्स केमिकल एलिमेंट। ये एक तरह का नेचुरल या तो आर्टिफिशियल सब्सटेंस है जिसमें कि केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन,
phosphorus, potassium that improve the growth and productiveness of plant. मतलब कि KNP मतलब कि पोटाशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. सो ये तीन होते हैं किसी भी फर्टिलाइजर में. ठीक है. नाउ मैं अगर इंडिया की बात करूं, सो इंडिया में बेसिकली तीन तरह के फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं. कौन कौन से देखते हैं. दो तो यही हो गए आपके, यूरिया एंड डीएपी जो पढ़ा है हमने भी. थर्ड वन इज म्यूरेट ऑफ पोटैश विच इज MOP, म्यूरेट ऑफ पोटैश. देखते हैं. The use of nitrogen, phosphorus and potassium in the country has over the last few years sharply deviated from the ideal NPK use. मतलब कि जो ideal NPK use है, मतलब कि जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम का जो यूज है वो है 4:2:1 का. मतलब कि एक पूरे हिस्से में से, ठीक है ना, उसमें से जो नाइट्रोजन है वो 4 हिस्से का रहेगा, जो पोटेशियम है उसका 2 हिस्सा रहेगा, और जो फॉस्फोरस है उसका 2 हिस्सा रहेगा, और जो आपका पोटेशियम है वो आपका 1 हिस्सा रहेगा. ठीक है. सो नाइट्रोजन का 4 हिस्सा, फॉस्फोरस का 2 हिस्सा और पोटेशियम का पार्ट 1. ठीक है. सो ये कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो आइडियल कॉम्पोजिशन है जो कि एक तरह से पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है, सो वो क्या है, वो 4:2:1 का रेशियो है विच इज NPK. ठीक है. देखते हैं. ये क्लियर हो गया ये टॉपिक. नेक्स्ट देखते हैं हम टॉपिक है खरीफ के बारे में. ठीक है. खरीफ के बारे में पढ़ते हैं. सो खरीफ क्रॉप्स, दीज आर सोन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून एंड आर कॉल्ड खरीफ और मॉनसून क्रॉप्स. ठीक है. इनको हम लोग मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं. सो ये जो क्रॉप्स हैं ये बेसिकली सो होते हैं, मतलब कि इनको सो किया जाता है कब, ड्यूरिंग द एंड ऑफ मे अभी एंड होने वाला है. सो दिस इज अ टाइम व्हेन द खरीफ क्रॉप्स आर बीइंग सोन. ओके. टू अर्ली जून एंड हार्वेस्टेड कब होता है ये, मॉनसून के बाद, मतलब कि जब अक्टूबर आ जाता है, सो उसके बाद ये जो खरीफ क्रॉप्स हैं इनको हार्वेस्ट किया जाता है. ठीक है. और ये जो क्रॉप्स होती हैं दे डिपेंड ऑन द रेनफॉल पैटर्न. मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच क्रॉप डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल पैटर्न, इट इज द खरीफ क्रॉप्स. ठीक है. नाउ मैं अगर बात करूं इन कुछ क्रॉप्स की, सो क्रॉप्स में आते हैं राइस, मेज, पल्सेस सच एज उड़द, मूंग दाल एंड मिलेट्स. मिलेट्स से याद आया कि 2023 जो ईयर है, दिस ईयर हैज बीन टर्म्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. सो FAO ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है. ओके. मैंने एक करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स एंड देयर न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स. ठीक है. सो आप लोग एक बार वो जाके वीडियो देख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. सो मिलेट्स हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, ये सारे आपके खरीफ क्रॉप्स में इंक्लूड होते हैं. ठीक है. और इनको बहुत बहुत सारा पानी चाहिए होता है. हम जानते हैं कि जो चावल है उसकी ग्रोथ में बहुत पानी चाहिए होता है. ठीक है. और वैसे भी जितने भी खरीफ क्रॉप्स हैं, जितने भी खरीफ क्रॉप्स के प्रोडक्शन होते हैं उनमें भारी मात्रा में पानी का यूज होता है. सो अल्टीमेटली इरिगेशन बहुत अच्छा होना चाहिए इन सब के लिए, प्लस इसी के साथ साथ मॉनसून भी बेहतर होना चाहिए. ठीक है. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर एंड हॉट वेदर टू ग्रो. ठीक है. सो दिस इज अबाउट दी फर्टिलाइजर एंड खरीफ क्रॉप. सो जितनी भी न्यूज यहां पे दी हुई है मैंने उसको यहां पे कंटेंट के रूप में आपको दिया हुआ है इस तरफ. सो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्विज ऑफ द डे.
जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए क्विज लेकर आऊँगा जो कि MCQ फॉर्मेट में रहने वाला है। सो देखते हैं आज के ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने कि 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। मैंने कल शायद से पढ़ा था आप लोगों को, ये है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द WHO announced the end of 10-month long global health emergency for which disease, ये भी मैंने आप लोगों को परसों पढ़ाया था। क्या है ये? मंकी पॉक्स। अच्छा, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, अगर किसने ये वीडियो देखा है सो ही और शी कैन आंसर दिस क्वेश्चन दैट डू वी हैव वैक्सीन, क्या हमारे पास मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन है? जो मंकी पॉक्स है क्या उसके लिए कोई वैक्सीन है? यस और नो? देखते हैं इसका आंसर कौन करता है कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम 2023 was organized in which city? ऐसे कौन से शहर में जो SCO का स्टार्टअप फोरम है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, और वो शहर है आपका हमारा न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में ये आपका समिट हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एज पर न्यू रिपोर्ट के तहत ऐसा कौन सा देश है जिसने कि ई वेस्ट जनरेशन पर पर्सन को ट्रिपल किया है ओवर द लास्ट 2 decades? सो ऐसा कौन सा है? ऐसी कंट्री है कनाडा। सो Canada has increased the e-waste generation per person which has tripled in the past 2 decades। मतलब कि 20 साल में जो e-waste जनरेशन है इस पर कनाडा ने बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, सो अल्टीमेटली ये जो चीज़ है ये हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज the more we recycle, the more we reuse, the more we reduce, which are the 3 R's, the more we do these 3 R's, the better our climate and the better our environment would be। मतलब कि जितना भी हम reduce, recycle और reduce करेंगे उनमें क्या होगा कि उनमें climate हमारा उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा और जो environment है वो भी अच्छा होगा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है सो प्लीज गिव अ लाइक दिस वीडियो, एंड हम लोग जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के वीडियोज में। तब तक के लिए जय हिंद एंड नमस्कार।